ओपन हुआ तो बहुत जल्द से वो पूरी वैक्सीनेशन की जो स्लॉट्स थी अवेलेबल थी वो पूरी तरीके से भर गई। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि काफी एंथुजियाज्म है लोगों में, एक तरह से इस बात को भी लेके कि वैक्सीनेशन का अवेयरनेस काफी तरीके से हो चुका है, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर हो चुका है। इसके अलावा डॉक्टर्स की ओर से भी ये बार बार आह्वान किया गया है कि जिन्होंने अपने दोनों डोजेस कंप्लीट किए हैं वैक्सीनेशन के, अगर उन्हें कोविड पॉजिटिव हुआ है, वो केसेस अगर उनके सामने आते हैं तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत हद तक कम दिखते हैं। तो ये बार बार ये बातें भी सामने आई हैं लोगों की, और लोगों ने ये बात समझ ली है कि अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है, तो आपको वैक्सीनेशन के पूरे महोत्सव में भाग लेना ही होगा, अपने आप को वैक्सीनेट करवाना ही होगा। जी 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 श्यामा, बहुत शुक्रिया और अभी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। जिन नागरिकों ने कोविड पोर्टल पर पंजीकरण किया है वे निर्धारित वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। राज्य सरकार राज्य के सरकारी अस्पतालों में 18 से 44 आयु वर्ग में सभी को कोविड-19 टीकाकरण मुफ्त प्रदान करेगी। केंद्र ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग 1 मई से कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं। साथ ही राज्य में 45 वर्ष की आयु के लोगों का टीकाकरण पहले की तरह जारी रहेगा। राज्य सरकार केंद्र से टीकाकरण की 2 करोड़ खुराक खरीदेगी। गुजरात सरकार आज से राज्य के 10 जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर रही है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान को फिलहाल टाल दिया है। प्रदेश में टीकों की कमी को देखते हुए यह फैसला किया गया है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि टीकाकरण की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। हालांकि कोविन पोर्टल पर 18 से 45 आयु वर्ग के पात्र लोगों के लिए टीकाकरण का पंजीकरण जारी है। भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में लगातार तेजी आ रही है और अब तक की बात की जाए तो करीब 15 करोड़ 50 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम में कल 27,44,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भारत के प्रयासों को और मजबूत करने की दिशा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के प्रयासों और तैयारियों की समीक्षा बैठक की। भारत में कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। देश भर में अब तक 15 करोड़ 50 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 16.37 करोड़ वैक्सीन की खुराकें मुफ्त में उपलब्ध कराई हैं। वहीं आज से शुरू हुए तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 79 लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वित्त मंत्रालय ने अहम कदम उठाते हुए राज्य आपदा प्रबंधन बल के केंद्रीय हिस्से की पहली किश्त सभी राज्यों को 8,873.6 करोड़ अग्रिम रूप से जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर जारी की गई इस धनराशि का प्रयोग राज्य कोरोना की रोकथाम के लिए 50% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस राशि का प्रयोग मेडिकल ऑक्सीजन में इजाफा करना, एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करना, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना, साथ ही जांच प्रयोगशालाओं, टेस्टिंग किट, पीपीई किट और कंटेनमेंट जोन को उपयोग कर सकते हैं। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 4,01,993 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में 2,99,988 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। इसके साथ ही रिकवरी रेट 81% से 99 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 32,68,710 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 3,523 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.11% हो गई है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 2,11,853 हो गया है। देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायुसेना लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में भारतीय वायुसेना ने हवाई मार्ग के जरिए सिंगापुर से 8 ऑक्सीजन टैंकर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ वायुसेना अड्डे पर पहुंचाए। वहीं 2 ऑक्सीजन टैंकर चंडीगढ़ से भुवनेश्वर, आगरा से रांची, ग्वालियर से रायपुर,
इंदौर से सूरत और चंडीगढ़ से रांची ले जाए गए, जबकि एक टैंकर वडोदरा से रांची ले जाया गया। इसी तरह 6 ऑक्सीजन टैंकर हिंडन से रांची, 2 टैंकर जोधपुर से जामनगर और 2 टैंकर मुंबई से भुवनेश्वर ले जाए गए। भारतीय वायुसेना ने विदेशों से 670 मीट्रिक टन क्षमता के साथ 39 ऑक्सीजन कंटेनरों को एयरलिफ्ट किया है। देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए भारतीय नौसेना ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब विदेशों से उच्च क्षमता वाले भरे हुए क्रायोजेनिक टैंकर्स भी भारत लाए जा सकेंगे। इसके लिए नौसेना के जहाज बहरीन से लेकर सिंगापुर और बैंकॉक पहुंच गए हैं। नौसेना के मुताबिक INS कोलकाता और तलवार युद्धपोत बहरीन के मनामा पोर्ट पहुंच गए हैं। यहां से ये दोनों युद्धपोत करीब 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर मुंबई आएंगे। इसके अलावा INS जलाशव बैंकॉक के लिए रवाना हो गया है और INS एरावत सिंगापुर जा रहा है। ये दोनों युद्धपोत भी लिक्विड ऑक्सीजन लेकर वहां से जल्द भारत लौटेंगे। इसी बीच कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस यात्रा जारी है। रेलवे ने अभी तक 664 से अधिक MT लिक्विड ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की है और राज्यों से अनुरोधों के आधार पर अधिक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने के लिए पूरी तरह से वो तैयार है, ऐसा उनका कहना है। मध्य प्रदेश में दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। बोकारो से 4 टैंकरों में 47.37 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन लेकर रवाना हुई। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने सागर और जबलपुर में आपूर्ति की। उत्तर प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन भरपाई का काम जारी है। हरियाणा और तेलंगाना को भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। अभी तक रेलवे ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। रोजाना लाखों की संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। अस्पतालों और चिकित्सा उपकरणों की भारी किल्लत है, लेकिन ऐसे हालात में कुछ राहत देने वाली खबरें भी हैं। देश की स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ कम करने के लिए हर स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ किया है IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने। इस स्टार्टअप ने कोरोना रोगियों के इलाज के लिए मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है। क्या है ये पोर्टेबल हॉस्पिटल, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। देश में कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामलों से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त दबाव है। सभी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। संक्रमितों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पतालों में बिस्तरों की बेहद मारामारी है। ऐसे में IIT मद्रास के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने एक ऐसा पोर्टेबल अस्पताल तैयार किया है जिसे 4 आदमी मात्र 2 घंटे में कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। इसे मेडिकेब नाम दिया गया है। इस पोर्टेबल माइक्रो स्ट्रक्चर के जरिए लोकल लेवल पर कोविड-19 संक्रमितों की पहचान, जांच, आइसोलेशन और इलाज आसानी से किया जा सकेगा। मॉड्यूल्स हाउसिंग ऐसे कई माइक्रो हॉस्पिटल्स विकसित कर रहा है जिन्हें देश भर में तेजी से स्थापित किया जा सकता है। मेडिकेब को हाल ही में केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही प्रोजेक्ट के सर्टिफिकेशन और बेहतर परिचालन के लिए स्टार्टअप ने श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी भी की है। IIT के 2 पूर्व छात्रों श्री राम रविचंद्रन और डॉक्टर तमस्वती घोष द्वारा 2018 में शुरू किए गए इस स्टार्टअप को IIT मद्रास के इंक्यूबेशन सेल का सहयोग रहा है। कोरोना महामारी को हराने के लिए बुनियादी ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में मेडिकेब जैसे सार्थक प्रयास कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निश्चित रूप से काफी मददगार साबित होंगे। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रायुत चान-ओ-चा ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारत को सहायता देने की इच्छा व्यक्त की। भारत ने सिलेंडरों, कॉन्सेंट्रेटरों, जनरेटर और क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक जैसे ऑक्सीजन से जुड़े उपकरणों की आवश्यकता बताई। इस बीच थाईलैंड में भारतीय दूतावास और गृह मंत्रालय के समन्वय से भारतीय कंपनियों ने थाईलैंड से क्रायोजेनिक टैंक की व्यवस्था की। वायुसेना के C-17 विमानों से 11 टैंक पहले भारत पहुंच चुके हैं। इसके अलावा थाईलैंड में भारतीय एसोसिएशन ने 100 ऑक्सीजन सिलेंडर अलग से देने की पेशकश की है। इन उपकरणों को भारत शीघ्र लाने के उपाय किए जा रहे हैं। कल पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कौन सा दल काबिज हो रहा है। 8 चरण के मतदान में राज्य के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए हैं। जनता ने किसको जनादेश दिया है, इसका पता कल चलेगा। हर बार राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता मतगणना के बाद विजय जश्न मनाते हैं। हालांकि इस बार इस पर प्रतिबंध है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। मतगणना की पूरी प्रक्रिया संचालित करने के लिए आयोग की ओर से ठोस इंतजाम मतगणना केंद्रों पर किए गए हैं। मतगणना केंद्र के अंदर टेबल की संख्या भी इस बार बढ़ाई जा रही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कल होने वाली यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना की इजाजत दी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हर मतगणना केंद्र पर क्लास 1 के अधिकारी पर मतगणना केंद्र पर प्रोटोकॉल का अनुसरण करवाने की जिम्मेदारी होगी। मतगणना पूरी होने तक इलाके में कर्फ्यू लगा रहेगा। वोटों की गिनती होने तक सिर्फ उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि को केंद्र पर मौजूद रहने की इजाजत होगी। गिनती में वही हिस्सा लेंगे जिनका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है। जीत के बाद जुलूस मनाने पर प्रतिबंध रहेगा। सिख समुदाय के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की आज जयंती है। महामारी के कारण वर्चुअल माध्यम से 400वां प्रकाश पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में पूजा अर्चना की और मत्था टेक कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे और वहां पर उन्होंने मत्था टेका। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके 400वें प्रकाश पर्व पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर ने मानवता को दमन से बचाने की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए वे हमेशा अमर रहेंगे। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि गुरबाणी में शामिल गुरु तेग बहादुर जी की रचनाएं सभी को प्रेरित करती हैं और लोगों को उनमें दी गई शिक्षा को अपनाना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। ये गर्मा गर्मी धक्का धक्की प्यास एक है सबकी। टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। घर की सारी चीजें महंगी हो जरूरी है, उम्दा हो बहुत जरूरी है, लेकिन घर का जो सीमेंट है ना वो बहुत उम्दा होना चाहिए। जैसे वंडर सीमेंट, भाई उसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं वर्ल्ड में। आप हमारे और कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वकील हूँ। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।
दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव-गांव, शहर-शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र, तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। दवाई भी कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकले अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। मास्क अप इंडिया। Third phase of COVID-19 vaccination begins today. All those above 18 years to be eligible to get vaccinated in this phase. UP Chief Minister Yogi Adityanath inaugurates vaccine drive in the state. Drive also begins in Delhi hospitals. Over 15 crore 49 lakh vaccine doses delivered across the country so far. Over 27 lakh doses given in 24 hours. Third phase registration see a spike on the CoWIN portal. Raksha Mantri reviews efforts and preparedness of armed forces and Ministry of Defence in strengthening India's fight against COVID. Centre releases first installment of over rupees 8,800 crores for State Disaster Response Fund in advance. Up to 50% of the SDRF amount can be used by the states for COVID-19 containment measures. Nationwide daily spike in COVID-19 cases record a huge spike of over 4 lakh cases in 24 hours. Almost 3 lakh people show recoveries at the same time. And it's the birth anniversary of 9th Guru of 6th Sri Guru Tegh Bahadur Ji. The 400th Prakash Parv of the Guru is being celebrated virtually this year. In view of the pandemic, Prime Minister Modi offers prayers at Gurudwara Shishganj. Namaskar and welcome. You're watching DD News. I'm Sakal Bhatt, and the top story we are tracking at this hour. Well, the nationwide vaccination drive for those in the age group of 18 to 44 years of age began today. Registrations for the new eligible population groups commenced since 28th of April. Potential beneficiaries can either register directly or directly on the CoWIN portal, that is cowin.gov.in, or through the Arogya Setu app. 6 states are undertaking vaccination process for the 18 to 44 age group, including Maharashtra, Rajasthan, UP, Chhattisgarh, Gujarat and Odisha. Although even in these 6 states, the drive is limited to just few districts. All other states and union territories have either deferred vaccination for this age group by a few days or are uncertain about starting the exercise as they are facing vaccine shortage. Now, shifting focus to UP, in Uttar Pradesh, vaccination for the third phase began in 7 districts with more than 9,000 cases each. State Chief Minister Yogi Adityanath today visited Avanti Bhai Hospital Vaccination Centre in Lucknow for an inspection of the phase 3 vaccination drive. The 7 districts where the vaccination drive has been launched for the beneficiaries above 18 years include Lucknow, Kanpur, Prayagraj, Meerut, Gorakhpur, Bareilly and Varanasi. In New Delhi, private hospital chains Apollo, Max and Fortis have started COVID vaccination shots for people between 18 and 44 from today. The hospitals have said that they will expand the drive to other cities when supplies are made available by the authorities. The vaccination is open for bookings, but hospitals will not take walk-ins.
Shifting focus to Maharashtra, and Maharashtra vaccination drive for the age group of 18 to 44 years has already begun today at only 5 municipal vaccination centers. The vaccination will only be for individuals registered on CoWIN app. Mumbai Mayor clarified that people who have registered on CoWIN app and received a message can go to vaccination centers. She added that one must not visit vaccination centers until and unless you have received the message. Appropriate decision will be taken according to the quantity of the vaccine available in the future. The 5 hospitals are Nair Hospital, Rajawadi, Ghatkopar General Hospital, Seven Hills Hospital and BKC Jumbo COVID Center. महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाद मुंबई में आया है, जिसका कोविन ऐप पे जो नागरिक है उनका कोविन ऐप पे रजिस्टर हुआ है और रजिस्टर होने के बाद आपको एक लघु संदेश भी आया है, मैसेज आया है, तो आपको जाना है। जब तक मैसेज नहीं आया है तब तक आप कोविड सेंटर या वैक्सीनेशन सेंटर पे जा नहीं सकते, क्योंकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महानगर पालिका ने पहले 3 दिन पहले ही ये एसओपी डिक्लेयर की है और वही नियम अपने को पकड़ के चलना है। कोई भी कोविन ऐप पे रजिस्टर हुआ है लेकिन मैसेज नहीं आया है तो नहीं जाना है। जब तक मैसेज नहीं आता है तब तक जाने का नहीं है और हर एक नागरिक कोविन ऐप पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। मैंने ऑनलाइन बुकिंग किया था 1:30 बजे और यहाँ पे मेरा एज है 30 साल और वैक्सीनेशन के लिए आधा घंटा वेट करना पड़ा, बट वैक्सीनेशन लेने के बाद कोई तकलीफ नहीं है मुझे अभी और आराम, मतलब अच्छा फील कर रहा है। मैंने इसके लिए कल रात में एक्चुअली अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया था जीजा माता हॉस्पिटल में। एज 32 है, वैक्सीनेशन लिया है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैंने बोला हाफ एन आवर वेट करने के लिए, बट एज ऑफ नाउ एज भी नहीं हो रहा। जैसे जितना हो सके अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड। Shama Mishra, my colleague, joining us live from Mumbai. Let's quickly go across to her and get a quick update on the vaccination drive that is underway. Now, Shama, very quickly, overview how it is going. There are 5 hospitals that have been identified by the administration. We also heard the mayor. What are you picking up from the ground? We have visited this BKC COVID Jumbo COVID vaccination center, and this is the largest in Maharashtra. And one word, smooth, is the word over here, because everything is very smoothly done over here, systematically done over here. Only people who have been registered and have got their notification, their appointment on their notification, only those people have been allowed over here. The police, overall police security has been tightened over here, so nobody apart from the registration guys could be allowed inside over here. 200 people in the age group of 18 to 44 years of age group are only allowed here, and the vaccination process has already begun. We have some few guys with us. Let's try and talk to them. You got your first vaccination dose. Yes. How was the overall experience, and do you find yourself lucky that you got on the first day itself? Yes, I am very happy with the whole process because it was very systematic. There was proper social distancing, very organized, and I feel lucky because we are very few people who got vaccinated in the first slot on the first day. So I feel very nice for getting it done in the first day. What would be your message to the entire youth age group of 18 to 40? I would just say please get vaccinated as soon as possible because either day you have to take. So the better you take it first, the risk gets reduced. So that's better. Thank you very much. So we can see the youth is totally aware of the fact that, you know, once you get vaccinated, you will not just protect yourselves and but the people around you as well. So overall, 5 hospitals in Mumbai and elsewhere also in Maharashtra, we are seeing some centers that are organizing the vaccination drive for the age group of 18 to 44 years. But the vaccination doses are less over here, so that is why the whole vaccination drive is running on a very, a slower process. Once that vaccination doses, because we've heard from the Chief Minister himself while he was addressing the state of Maharashtra yesterday, he mentioned that around 12 lakh doses is the need of the state, and once that gets delivered to our state, the whole vaccination drive could go up, and as much as we could say 10 lakh people could be vaccinated in a single day. So the target is of 10 lakh, and once that doses and the target has
been set. We could work in 3 shifts, and we could work out various number of booths in one particular center, and each thing could be systematically smoothened out. So once that happens, only then we could say that the pace in Maharashtra's latest age group vaccination drive could catch pace in the state of Maharashtra. Sakal. Yes, Shama, thank you very much for that quick update. Please take care of yourself and your camera crew as well. Thanks for joining us live from Mumbai. You too. And let's quickly shift our focus to Rajasthan, where vaccination drive for the age group of 18 to 44 is being undertaken in 3 districts at select locations. The 3 districts are Jaipur, Jodhpur and Ajmer, while vaccination drive for citizens above the age of 45 years will continue as usual. Okay, let's quickly go across to Vishal also, get a quick update how the vaccination drive is progressing in Rajasthan overall, particularly the districts that have been identified. Vishal, over to you for more, please. Well, a very good afternoon to you. And the vaccination of 18 plus has started on a weaker note because of the lack of proper doses. And as you heard, I rightly informed the viewers that only 3 districts have been identified which are the most affected or rather worst affected, including Jaipur, Jodhpur, which is also the constituency of Chief Minister Ashok Gehlot, and Ajmer. Chief Minister Ashok Gehlot himself inaugurated this vaccination program for the 18 plus. I have been informed by the Health Minister that 18 lakh plus doses have been promised by the Serum Institute, though there is a requirement of 7 crore doses because if we count the 18 plus population, it is 3 crores, 0.25 lakhs approximately. So we are still having a shortfall of quite a big amount, but we have already started, and Chief Minister time and again said that we need to focus on vaccination because vaccination is the only cure from this disease. 45 odd doctors who had fallen ill even after taking the vaccine did not succumb to death because of the vaccination. Meanwhile, let me also tell you that the curfew has been imposed or rather extended from 3rd of May to the 17th, and during this period all cineplexes, theatres, gyms, swimming pools, they have been closed. School colleges will also remain closed, and also all those found roaming around for no reason on the curfew, that is on the weekends, will be compulsorily sent to institutional quarantine. That would be a punitive action. And also, only apart from the milk shops and veggies, all shops, including the grocery shops, will also be remaining closed, especially on the weekends. So quite strict action taken by the government of Rajasthan because the virus has, despite of all the efforts, or rather I would say weak efforts, because we are all responsible for spreading the virus, that it continues to spread, and situation is very, very grim in Rajasthan. If we compare it with the last year first wave, it is absolutely going haywire. Yes. And let me also tell you that the Panchayat elections that was supposed to be held in May and June in 12 districts have also been deferred because of the situation here. All right. Thank you very much, Vishal, for those quick updates. Thank you and take care, please. Yes. Well, let's now move on to Karnataka. Well, Karnataka Chief Minister B.S. Yediyurappa has also launched the vaccination drive for 18 plus eligible citizens. Many citizens who registered for the vaccination on the CoWIN portal turned up at the select vaccines sites. The state government will provide COVID-19 vaccination free of cost to everyone in the age group of 18 to 44 age group at government hospitals in the state. Meanwhile, vaccination drive for citizens above the age of 45 years will continue and will be available as per the slots. The government will procure 2 crore doses of vaccines for the state from the centre. Vaccination forms an integral component of the 5-point strategy of the Government of India to fight the pandemic, including test, track, treat and COVID-appropriate behaviour. Government of India has so far provided nearly 16.37 crore vaccine doses to states, union territories free of cost. Of this, the total consumption, including wastage, is around 15.58 crore doses. Over 79 lakh COVID vaccine doses are still available with the states, union territories to be administered. Furthermore, over 17.31 lakh vaccine doses will be received in addition by the state, union territories within the next 3 days. In other news, Defence Minister Rajnath Singh today chaired a meeting with the top brass of the armed forces and reviewed the efforts by the 3 services, the military,
hospitals and DRDO in fighting the COVID pandemic. The Defence Minister in his meeting reviewed the progress of the naval ships which have embarked for Bahrain, Singapore and Thai ports to ferry liquid medical oxygen as part of the Oxygen Express. The Defence Minister in this meeting was all praise for the tireless efforts of the Navy, Air Force and Army. He appreciated the DRDO initiative of setting up of 500 oxygen plants under the PM CARE Fund. Well, giving insights about the relief care facilities provided by the armed forces, Lieutenant General Madhuri Kanitkar, Deputy Chief of Integrated Defence Staff Medical, informed that the Army has provided 14 railway coaches which are usually used for the transportation of military stuff for transportation of oxygen tankers. She also said that the Army has given a lot of battlefield nursing assistance and provided with 200 truck drivers that are taking oxygen tankers to places. The Army has provided these railway coaches, which normally BOMs we call them, which are used for transportation of military stuff. That was provided 14 such coaches for transport of oxygen, those tankers. Then they've also given a lot of what we call the battlefield nursing assistance. The third thing that is being, this thing is they've also provided almost 200 truck drivers which are taking these, oxygens to places wherever they can. The Air Force has done n number of sorties, internal as well as external, bringing in your tankers, oxygen tankers from Singapore, Dubai. 4,01,993 new COVID-19 cases were reported yesterday, while 2,99,988 discharges were registered in the last 24 hours across the country. As per the Union Health Ministry, 2,99,988 recoveries were recorded in the last 24 hours, taking the cumulative total of recovered patients to 1,56,84,406. And with this, the recovery rate currently stands at 81.99%. India's total active caseload stands at over 32.68 lakh today. The country's present active caseload consists of 16.90% of the total positive cases. The fatality rate stands at 1.11%. Notably, India has crossed a landmark milestone in COVID-19 vaccination, recording nearly 15.5 crore COVID-19 vaccine doses being administered so far. 15 crore 49 lakh 89,635 vaccination doses have been given so far, while 27 lakh 44,485 doses given yesterday. And according to the Indian Council of Medical Research, 28 crore 83 lakh 37,385 samples have been tested so far for COVID. Of these, 19 lakh 45,299 samples were tested yesterday. And talking about the oxygen availability, meanwhile, Indian Railways continues its Oxygen Express operations, bringing relief to COVID-19 patients. UP received oxygen supply with 7th Oxygen Express reaching Lucknow from Bokaro. Earlier, Madhya Pradesh also received its 2nd Oxygen Express, carrying 47.37 metric tons of the liquid oxygen from Bokaro to Sagar and Jabalpur in 4 tankers. Haryana and Telangana will start receiving their Oxygen Express shortly. So far, Indian Railways has delivered liquid medical oxygen to Maharashtra, UP, Madhya Pradesh and Delhi. The Indian Navy has launched Operation Samudra Setu 2 to augment the ongoing national mission for meeting the oxygen requirements. Mission-deployed Indian naval warships will undertake shipment of liquid oxygen-filled cryogenic containers and associated medical equipment in support of nation's fight against COVID-19. 2 ships, INS Kolkata and INS Talwar, have entered port of Manama, Bahrain for embarking and transporting 40 metric tons of liquid oxygen to Mumbai. The ship is departing the port of Manama, Bahrain now to sail for Mumbai in 2 cryogenic containers. Meanwhile, INS Jalashwa is en route to Bangkok and INS Airawat to Singapore for similar missions. The country's ambassador to Bahrain, Piyush Srivastav, said that more medical aid is expected to land in India later.
And Indian Navy also launches Operation Samudra Setu 2 for shipment of the oxygen-filled containers. Navy launches Samudra Setu 2 to ferry oxygen from abroad. 2 ships, INS Kolkata and INS Talwar, entering port of Manama, Bahrain. The government has sent their aircraft to evacuate some Thai embassy officials in India today. The Royal Thai Air Force flight, which came to India for evacuation, also carried 15 concentrators as donation from Thai government to Indian Red Cross, along with 15 concentrators donated by the Hindu Samaj of Bangkok. And India continues to receive COVID emergency aid supplies from the United States as the country fights a deadly second wave that has strained the healthcare system. Indian Ambassador to US, T.S. Sandhu, has expressed gratitude for all the help that has been extended. He said that third flight containing medical supplies will leave today and many more will be going. The US is delivering supplies worth more than 100 million in coming days to provide urgent relief. COVID is an unprecedented situation. We are presently facing a challenge in India, and with the help of our friend and partner United States, we are extremely grateful for all the help that has been extended. Today is the third flight which is going, to have already gone, and many more will be going. United States will stand shoulder to shoulder with India. IIT Madras incubated startup has developed a portable hospital unit called Medicab to treat COVID-19 patients that can be installed anywhere within 2 hours by 4 people, an initiative of the Office of Principal Scientific Advisor and Modulus Housing, incubated at IIT Madras to boost healthcare infrastructure by assisting states to set up COVID-19 extension hospitals. The Office of Principal Scientific Advisor, Government of India, has reached out to the state governments to invite their interest to get CSR funding for building upon existing hospital infrastructure to enhance patient care across the country by equipping hospitals with more beds, oxygen concentrators, ventilators and other necessary equipment. The steep rise of COVID-19 cases poses an enormous challenge to clinical care facilities. Revamping existing hospital infrastructure by increasing the number of beds to accommodate more patients requiring critical care and procuring more equipment to enhance oxygenation for patients is of utmost priority. IIT Madras incumbent startup Modulus Housing has developed a portable hospital unit called Medicab to treat COVID-19 patients. The unit can be installed anywhere within 2 hours by 4 people. It is a decentralized approach to detect, screen, identify, isolate and treat COVID-19 patients in their localized community through these portable microstructures. Modulus Housing is developing micro-hospitals that can deploy rapidly across the nation. Medicab was recently launched in Wayanad district of Kerala and collaborated with the Sri Chitra Trunul Institute of Medical Sciences and Technology, who provided inputs on the certifications and the customization. Founded by 2 IIT alumni in 2018, Sriram Ravichandran and Dr. Tamaswati Ghosh, Modulus Housing was supported by IIT Madras Incubation Cell and has a vision to revolutionize housing through modular prefab structures. They have reproposed their designs to support the fight against COVID-19. Tapas Bhattacharya's report, DD News. And in view of the adverse circumstances arising due to the severe COVID-19 pandemic and also in view of the several requests received from various stakeholders from across the country, the government has extended certain timelines. In fact, today income tax returns under notice under Section 148 now can be filled till 31st of May. Similarly, belated tax returns for 2021, for which the last date was March 31st, has been extended till May 31st. Appeal to the Commissioner Appeals under Chapter of the Act and payment of TDS may also be done till May 31st, according to notification from CBDT. And the counting for the assembly elections in West Bengal, Assam, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry will take place tomorrow. The counting of the votes will start at 8 a.m. The election
Commission this time has announced strict guidelines due to the COVID-19 pandemic. The candidates and their respective polling, in fact, states agents would be allowed entry inside the counting centers only if they carry COVID-19 negative test report. As per the EC order, both from form of test, RT, PCR and rapid antigen tests would be valid for entry in the counting centers. The test should be conducted within 48 hours before the day of the counting, also not more than